कोई कहता है पंजाब के अमृतसर में, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के बिठूर में, कोई मानता है बागपत के वाल्मीकि आश्रम में। क्या है सच? कहां हैं निशानियां? कहां हैं रामायण के वो जीते जागते सबूत? पाल के घने जंगल में तमसा नदी को चीरते हुए, जूझते हुए कथा की उस अनसुनी निशानी को खोजने निकल पड़ी है न्यूज 18 इंडिया की टीम। करीब 7,500 साल से उलझी एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है। और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से किष्किंधा तक और रामेश्वरम से श्रीलंका तक भगवान श्री राम की निशानियां जहां जहां नजर आई वहां वहां हम पहुंचे और उनकी तस्वीरें आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं जिससे आप अब भी अनजान हैं? नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में। और हमारी मंजिल है सीमा के उस पार नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं देखी होगी। बिहार के वाल्मीकि नगर से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए अब इस टाइगर रिजर्व एरिया को पार करना था। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है वो जगह कितनी एक्साइटिंग है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये पूरा इलाका ऐसे टाइगर रिजर्व का ही है। इस दरवाजे के अंदर से अब हमें वाल्मीकि आश्रम की तरफ जाना है, जो यहाँ से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा समाप्त हो जाएगी। वहाँ पे तमसा नदी का किनारा मिलेगा और दूसरी तरफ नेपाल आएगा। 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे कई जंगली जानवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाघ से। किसी भी वक्त बाघ के खूनी पंजे शरीर को लहूलुहान कर सकते हैं,
लेकिन वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त जंगल के जिस इलाके में हम पहुंच गए हैं वहां से आगे का रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस जंगल के अंदर तमाम जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए मुसीबत है रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल पाना। और इस तरह के जो पौधे यहाँ पे हैं, जो कांटेदार पौधे हैं, उसको पार करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। चारों तरफ ये कांटेदार पौधे हैं जिनको पार करते हुए हमें कम से कम रास्ता खोजना है जिससे हम आगे जा सके, और जितना जल्दी हो सके वो हमें करना होगा ताकि हम निकल सके। तमसा नदी का किनारा देखकर हमने राहत की सांस ली। मतलब त्रेता युग का वो अद्भुत साक्ष्य बेहद करीब था। अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये तमसा नदी का किनारा है, वो तमसा नदी जो आज भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करती है। इस इलाके में इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन इस नदी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, बल्कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। वो पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस नदी को पार करते हैं। बताया जाता है कि रामायण के लिखे जाने की कहानी इसी पौराणिक नदी से जुड़ी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी किनारे पूजा कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके सामने ही एक सारस को मार डाला। सारस की मौत से दुखी होकर महर्षि ने उस शिकारी को श्राप दे दिया। उस श्लोक से ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। वाल्मीकि नगर के घने जंगल को भी हमने पार कर लिया और तमसा नदी के किनारे को भी पार करके अब हम अपने देश की सीमा से बाहर नेपाल आ चुके हैं। हिंदुस्तान दूसरी तरफ है नदी के और यहाँ से नेपाल शुरू हो चुका है। वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हमने इतने देर से अपना सफर शुरू किया हुआ था। यहाँ पर संस्कृति दोनों देशों की बिल्कुल सेम है। रामायण की कथा की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। अब इसके बाद भाषा बदल जाएगी, दूसरी तरफ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर नेपाली बोली जाएगी। लिपि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे भाषा बदल जाएगी और उसके बाद हमारा सफर और ज्यादा रोमांचक होगा। दावे के मुताबिक इस जगह की कहानी रामायण के उस वक्त से जुड़ती है। कहते हैं यही वो वाल्मीकि आश्रम है जहां त्रेता युग में सीता रहा करती थी, जहां लव कुश का जन्म हुआ था और जहां सीता पाताल में समा गई थी। लेकिन हम इस बात को कैसे मान लें कि ये वही जगह है? तो लोगों ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम की भौगोलिक स्थिति को लेकर रामायण में जैसा जिक्र किया गया है, यह आश्रम ठीक उसी जगह पर है। आप अध्ययन भी करके देख सकते हैं कि रामचरितमानस के लौ कुश कांड में ही वर्णन है कि भगवान राम ने, पुरुषोत्तम राम ने सीता को घर से जब निष्कासित किया तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया है कि तुम यहाँ से उत्तर दिशा में और उत्तराखंड में इसे ले आकर के वहीं जंगल में छोड़ दो। और उसमें एक चीज वर्णन है कि वह
रामचरितमानस जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, जो उन्होंने तपस्या की, तो यह इनकी साधना भूमि है। सीता जी इस वाल्मीकि आश्रम में एक सामान्य महिला की तरह रहती थी, जिनसे जुड़ी कई चीजें आज भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये विशाल सिलबट्टा, दावे के मुताबिक त्रेता युग में सीता इसका इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अभी का मानव लोग बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय में त्रेता युग में 7 हाथ के इंसान होते थे। तो उसी तरह से ये सिलवट और लोहड़ी का ढांचा भी बड़ा है, और इसमें सीता माता ने इस सिलवट लोहड़ी पर अपना जड़ी बूटी मसाला जो भोजन के परिकार थे वो सीता माता यहीं पर पीसती थी। आप लोग इसको मानते हैं कि त्रेता युग से उतने वक्त से ये मौजूद रहा हो? जी हाँ, किंवदंती और वेद पुराण के हिसाब से देखा जाए तो उसी समय का माना गया है। इस आश्रम का हर कोना रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ा बताया जाता है। अब इसको लेकर कहा जाता है कि सीता जी यहां अपना घड़ा रखा करती थी। ये कौन सी जगह है पुजारी जी? ये सीता माता को गागरो रखने ठाव। इसका मतलब ये होता है कि सीता माता जो तामसा नदी से जल भर के लाती थी, तो उस जल को यहाँ पर रखा जाता था घड़ा में। अच्छा, तो ये जो निशान बने हुए हैं जी, ये जो निशान है, आप कह रहे हैं कि घड़ा रखने के निशान जी, उस वक्त घड़ा रखा जी, घड़ा रखा जाता था। उस वक्त सोने की, तांबे की, पीतल की घड़ा होती थी, तो ये घड़ा इस पत्थर के ऊपर रखने से घिस गया है, तो इस वजह से इसमें निशान कुछ रह गए हैं। यहां आने वाले आम लोगों के दिमाग में इस जगह की पौराणिकता को लेकर कोई सवाल नहीं होता। यहां की हर निशानी में लोगों को राम और सीता का अक्स दिखता है। चितौन राष्ट्रीय निकुंज है, जहां पर वाल्मीकि ने यहाँ बैठकर रामायण का रचना किया था, और यहाँ सीता जी को यही आश्रम था, यहीं बैठ के उनने लव कुश का जन्म दिया। और यहाँ पर निशान है जो राम का अश्वमेध यज्ञ में जो छोड़ा हुआ घोड़ा है, वो बांधे वाला जगह है। सीता जी के पाताल प्रवेश करके स्थान है जो अभी भी है यहाँ। हम पौराणिक कथाओं के उलझे तारों को सुलझाने में जुट गए। जब हमने इस सिलसिले में धाम के पुजारी से बात की तो इनसे एक अलग ही बात सुनने को मिली। हवन कुंड में कभी कभी आग अपने आप प्रज्वलित होता, अपने जलता है। दूर से देखने पर लगता है कोई इंसान मानवीय कद में बैठकर वो आग जो है वो हवन कर रहा है या सेक रहा है, वह अग्नि का उपभोग कर रहा है, वो देखने के लिए दृश्य प्रत्यक्ष बहुत लोगों ने देखा है। आपको भी तो? बिल्कुल बिल्कुल, कितने बार देखा। कभी कभी सीता जी माता जी का एक कैसा आभास होता है, जैसे इस मंदिर में कभी देर भी हो जाता है पूजा के लिए होता है, तो दरवाज़ा खोल के जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये मूर्ति से मालूम पड़ता है कोई निकला है। अब इस रहस्य को सुलझाने के साथ हमें वो जगह देखनी थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था। वो खंबा देखना था जहां लव कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा था। वो जगह भी तलाश करनी थी। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, हजारों तर्क भी देंगे, लेकिन लंबी मशक्कत के बाद हम जिस जगह पर पहुंचे थे उसका सच हमसे बेहतर कौन जानता था। राम कथा का हर दावा हमारी आंखों के सामने था। ठीक सामने थी वो जगह जिसे लव कुश की जन्म भूमि माना गया। सामने थी लव कुश की 7,500 साल पुरानी पाठशाला, वो खंबा भी जहां श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। इन्हें तो खारिज भी कर देते, लेकिन उस निशानी को कैसे झुटलाते जो देवी सीता की समाधि की आज भी गवाह है। लव कुश की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नेपाल में चितवन के घने जंगल में पहुंच चुकी थी।